केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 4000 किलोमीटर दूर राहुल गांधी की बात जब पहुंची तो वहां से जो रिप्लाई आया, सोचिए कि क्या रिप्लाई है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो बातें कही हैं वो सुनकर कांग्रेस पैर पटक रही, लेकिन भारत का हर राष्ट्रवादी नागरिक पुतिन की बातों पर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि बात देश की है ना भाई साहब। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियों के एडिटर्स से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में आर्थिक विकास की दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने भारत की इकोनॉमिक रफ्तार का क्रेडिट मोदी सरकार को दिया और कहा कि यह मोदी सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने यह विकास दर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक फैसलों की वजह से हासिल की। अब सोचिए कि अगर पुतिन यह कह रहे हैं कि भारत के लोग मेहनती हैं, भारत के प्रधानमंत्री मेहनती हैं, भारत तरक्की कर रहा है, तो गर्व करने वाली बात नहीं है बॉस। गर्व होना चाहिए ना, लेकिन अलग चल रहा है, गजबे चल रहा है दूसरी तरफ। यहां अपने देश में राहुल गांधी अपने ही देश के इकोनॉमी को डेड बता दे, आर्थिक सुनामी आने वाला डरावना पैनिक फैला, ताकि विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालकर कट लें, चले जाए। फिर कहेंगे ना, चिल्लाएंगे ना कि देखिए मोदी राज में क्या हो रहा है, मोदी राज में क्या हो रहा है। लेकिन पुतिन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर मुहर लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार एकदम सही दिशा में काम कर रहा है और देश तरक्की कर रहा है। सुनिए कि राहुल गांधी कैसे डरा रहे हैं और पुतिन कैसे भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ सिर्फ पुतिन ही नहीं कर रहे हैं बॉस, पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल रिपोर्ट जो आ रही है, बता रही है, उससे पूरी दुनिया की मुहर लग रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया क्या कह रही है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही आंकड़े जारी किए हैं कि इस साल भारत की इकोनॉमी 7.7% की दर से बढ़ेगी, यानी कि 7.7% की दर से यह बढ़ रही है और यह रफ्तार पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल भारत की इकोनॉमी की रफ्तार थी 7.1%, यानी कि 7.1%, यानी कि इस साल 0.6% ज्यादा है। मतलब 0.6%, लगभग आधे से ज्यादा प्रतिशत से रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली। विश्व बैंक भी कह रहा है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी की जो रफ्तार है वो 6.6% रहने वाली है, जो कि बड़े बड़े देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अमेरिकी संस्था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट देख लीजिए। आईएमएफ कहता है कि 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रह सकती है। वहीं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.9% के आसपास रहने का अनुमान है। अब आप बताइए बॉस कि ग्लोबल रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी एकदम बमबमा रही, टनटना रही, एकदम तीर की तरह ऊपर जा रही, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेदम हो गई। समझ में नहीं आता कि इनको कहां से रिपोर्ट मिलती है, कौन इनके लिए रणनीति बनाता है, कौन स्क्रिप्ट लिखता है, या राहुल गांधी खुद ही हम ब्रह्मास्मि स्वरूप स्वयं सब कुछ के ज्ञाता है और बोल देते हैं कुछ। पुतिन ने राहुल के आर्थिक सुनामी वाले दावे को तो धुआं धुआं कर ही दिया। इसके अलावा पुतिन मोदी के लिए वो बात भी कह गए जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। यूं ही मोदी नहीं कहते हैं कि वो 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, यानी कि जिगरा है, राष्ट्रहित में फैसला लेने का जिगरा, और दम है भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का भी। अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और आज यही बात राष्ट्रपति पुतिन ने भी कह दी। उन्होंने कहा कि मोदी को दबाव में लाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे राहुल गांधी क्या कहते हैं आपको पता है, मैं बता रहा हूं आपको, और आप सुनते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी शब्द का रट्टा लगाए हुए हैं बॉस। अरे भाई 100 बार भी झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है क्या? वो झूठ ही रहता है भाई। राहुल गांधी 100 बार नहीं 1000 बार कहें, लेकिन पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। उनकी बात पर ना भारत के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है और ना ही दुनिया को, क्योंकि दुनिया की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई
और भारत की जनता बार बार चुनाव में बीजेपी को जिताकर और मोदी को अपना समर्थन देकर उस पर मोहर लगा देती। अब खुद पुतिन ने भी यह बात कही है कि भाई मोदी को झुकाया नहीं जा सकता, यानी कि मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। पुतिन ने कहा है कि पीएम मोदी पर दबाव बनाना बेकार की कोशिश करना है, कि वो किसी के आगे झुकने वाले नेता हैं ही नहीं। मोदी वही करते हैं जो भारत के लिए अच्छा होता है, भारत के हित में होता है। आज जब पुतिन से पूछा गया कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे, इस पर क्या सोचते हैं आप, तब पुतिन ने बिना देर किए क्या कहा, आपको बता देते। पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन मोदी पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। इससे दबाव डालने वाले को नुकसान होगा, यानी कि अमेरिका को, भारत को नहीं। ये पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि भारत किसी दबाव में नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि वो दबाव का कोई नकारात्मक परिणाम उनको दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हालात से कोई गंभीर नतीजे सामने नहीं आए हैं, यानी कि ट्रंप के लगातार दबाव बनाने से भारत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिससे भारत और रूस की दोस्ती कमजोर हो या प्रभावित हो। और सुनिए कि पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, यानी कि ट्रंप को खुली चुनौती कि भारत को हमसे दूर करके दिखाओ तो जान। पुतिन ने यह भी कहा कि वो भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानते, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए बॉस? उन्हें जितना समझ में आता है वो वही समझते हैं। राहुल और पुतिन दोनों को सुनिए कि राहुल ने भारत के लिए, देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा, और पुतिन ने भारत के लिए क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है, और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। देखिए बॉस, ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो विरोधी दल के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी को एक बात समझनी होगी कि मोदी विरोध और देश के लिए जो बातें वो मोदी विरोध में कह जाते हैं, उसमें फर्क रखना होगा, और फर्क कैसे करना है ये राहुल गांधी को समझना होगा बॉस। हालांकि देखिए, पुतिन ने जो कहा है कोई पहली बार नहीं कहा है। जब पुतिन ने मोदी की तारीफ की तो ये पहली बार नहीं कि पुतिन ने पहली बार तारीफ की, और पुतिन अकेले नहीं है जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी को बॉस कह चुके हैं। पीएम मोदी को उनकी दमदार लीडरशिप और भारत को आगे बढ़ाने वाले फैसलों के लिए दुनिया भर ने 33 ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया है, नवाजा है। आपको बताता हूं कि आज से पहले भी पुतिन ने मोदी की तारीफ कब कब की है और क्या क्या कहा है। अक्टूबर 2025 में मोदी ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। माफ कीजिए, पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान नेता है जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। सितंबर 2025 में पुतिन ने कहा था कि मोदी सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रही है। इसी तरीके से दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी को कोई फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहीं अक्टूबर 2023 में पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। जून 2023 में पुतिन ने कहा कि मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। और अक्टूबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं, वो देश हित में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। यानी एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को यह दिखाई देता है कि मोदी का व्यक्तित्व क्या है, मोदी देश के बारे में किस लेवल पर जाकर सोचते हैं और फैसला लेते हैं। लेकिन राजनीतिक कुंठा से फ्रस्ट्रेट देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी की तारीफ ना करें, लेकिन कम से कम देश के मसले पर तो ठीक से बोलें। यह तो उनको करना चाहिए। अब इसमें आप सोचिए कि जब आप अपने देश की तारीफ करते हैं तो लोग आपकी भी वाहवाही करेंगे ना। आज पुतिन ने सिर्फ राहुल जैसे लोगों की सोच को खारिज नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी ऐसा संदेश दे दिया कि सुनकर वो भी हिल गए, झन्ना गए, भन्ना गए। जिस तरह से ट्रंप बार बार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, टैरिफ लगा देंगे, उनकी टैरिफ वाली धमकी पर आज पुतिन ने भी साफ साफ कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रंप, जो करना है कर लीजिए।
पुतिन ने कह दिया कि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, ये हिलने वाली नहीं है, ये डिगने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है, इसमें दरार नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कोई 2-4 साल की दोस्ती थोड़ी ना है। पुतिन ने बता दिया कि ट्रंप की कोशिश बेकार जाएगी क्योंकि भारत और रूस मिलकर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। पुतिन का बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बॉस। लेकिन भारत ने हर बार ट्रंप को दो टूक जवाब देकर चुप करा दिया। 16 अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए। इस पर भारत ने जवाब दिया कि भारत अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के हिसाब से आयात और निर्यात करता है, किसी से पूछ के नहीं करता। 5 जनवरी 2026 को ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करना चाहते। इस पर भारत का जवाब आया कि भारत का फैसला ऊर्जा सोर्स में विविधता राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है, न कि किसी देश को खुश करने के लिए होता है। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने कह दिया था कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने पर राजी हो गए, इसीलिए टैक्स 18% कर दिया गया। ट्रंप के इस बयान पर मोदी सरकार ने जवाब दिया। भारत ने कहा कि हम अपनी 1.4 अरब आबादी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखेंगे और इसीलिए ट्रंप खिसियाए हुए हैं और बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सुनिए पुतिन ने कैसे ट्रंप को सीना ठोक कर कह दिया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह समझ लीजिए बॉस कि ट्रंप खिसियाकर खंबा नोचे, भारत और रूस की दोस्ती टूटने वाली नहीं है। भारत और रूस की दोस्ती ऐसी है कि ये किसी भी हमले से, किसी भी रणनीति से, किसी भी धुतकार से, किसी भी डर से या धमकी से टूटने वाली नहीं। और आज जो खबर आई है वो सुनकर आप भी खुशी महसूस करेंगे। आज सरकार ने खुशखबरी दी कि अंडमान द्वीप समूह के 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने घोषणा की कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता की पुष्टि करती है। लेकिन जैसे राहुल को भारत की तरक्की नहीं दिख रही है और इसी तरह ट्रंप भी वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आंख बंद करके वो सपने संजोते हैं और फिर आंख खोल कर वही बोलते हैं। उनकी लाख कोशिश नाकाम हो चुकी है। वो पीएम मोदी को अपने प्रभाव में लाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ट्रंप भी बहुत जिद्दी हैं बॉस, मानेंगे थोड़ी ना। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को टैरिफ का टेरर दिखाया, लेकिन लगे हाथ मोदी की तारीफ भी उन्होंने की। अब बताइए कि पहले अब तय कर लीजिए ना कि तारीफ करनी है कि टेरर दिखाना है। आपने देखा है कोई ऐसा आदमी जो धमकाए भी और तारीफ भी करे? है कोई ऐसा आदमी? दुनिया में ऐसे इकलौते पीस हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, जो ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। और इस सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर देश के लिए ऐसे करते रहे। पाठशाला में अब आपकी सेहत का चैप्टर। दिल्ली वालों की मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को पसीना क्यों आया? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के सामने सरेंडर करती राजधानी की सेहत का चैप्टर क्या है, आपको दिखाने वाला। आपने देखा होगा कि जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि कैसे हैं, आपका क्या हालचाल है। इसके जवाब में लोग भी कह देते हैं कि बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन देश के लोगों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं बॉस, उसमें यह साबित होता है कि ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर वो अपनी सेहत से अनजान है। इसमें दिल्ली वालों की मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि ये लोग अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाओं पर निर्भर हैं। सबसे चिंता की बात तो यह है कि पिछले सर्वे के मुकाबले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यह सर्वे रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए एक मेडिकल अलर्ट है जो अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर रहा है, क्योंकि आगे चलकर यही लापरवाही एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नए आंकड़े दिखा देता हूं ताकि आप भी अपनी सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक हो जाएं और अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इस हेल्थ सर्वे के मुताबिक दिल्ली में अब लगभग हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज कंट्रोल करने वाली दवाओं पर निर्भर है, जबकि हर चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाओं पर निर्भर है।
इसमें 19% महिलाएं और करीब 22% पुरुष हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा है, जबकि इसे 100 से कम होना चाहिए। इससे पहले सर्वे में यह आंकड़ा महिलाओं में करीब 12% और पुरुषों में 14%। यानी केवल कुछ सालों में ही डायबिटीज या फिर प्री डायबिटिक वाले लोगों की संख्या में करीब 50% तक का इजाफा हो गया। इसके अलावा 11% से ज्यादा पुरुषों का ब्लड शुगर लेवल 160 से ज्यादा मिला है, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 10% है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो हृदय, किडनी और आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर में मरीजों को भी देख लीजिए कि दिल्ली में करीब 21% महिलाएं और 28% पुरुष हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए वो दवाई खाते हैं। इस सर्वे में इन दोनों बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बढ़ते मोटापे को बताया गया है। दिल्ली में करीब 35% पुरुष और 42% महिलाएं ज्यादा वजन या मोटापे के शिकार हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, वर्कआउट की कमी, जंक फूड और तनाव भरी जीवन शैली को माना गया है। बॉस, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह हेल्थ सर्वे मैं आपको डराने या परेशान करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं। मेरा जो मकसद है वो ये कि आप भी अपनी सेहत के प्रति थोड़े जागरूक हो जाएं और ये पता लगा सकें कि कहीं आप भी हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज के चंगुल में तो नहीं फंस गए। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की सही रेंज के बारे में भी बता देता हूं ताकि आप चेक कर सकें कि कहीं आपको बीपी या शुगर तो नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है यानी कि बीपी है वो 120/80 होना चाहिए, यानी कि 120/80 होना चाहिए। इसमें ऊपर का बीपी यानी कि सिस्टोलिक 120 और नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। यह रेंज उम्र के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। और इसी तरह डायबिटीज के लेवल में फास्टिंग यानी कि खाली पेट 70 से 99 होनी चाहिए और पोस्ट पेंडियल यानी कि पीपी यानी कि खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। अगर 3 महीने के औसतन शुगर लेवल यानी कि HbA1c टेस्ट 6% से कम होना चाहिए। इस लेवल पर आने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खाने पीने में परहेज की जरूरत होगी और थोड़ा सा रूटीन में भी बदलाव करना पड़ सकता है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस अपने माइंडसेट के बदलने की जरूरत है। आप एक बार अपने माइंडसेट को बदल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, यानी कि रूटीन बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर भारत के कितने लोग कितने ज्यादा लापरवाह हैं, यह भी हैरान कर देने वाली बात है। हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने चिंतित हैं और वो अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं। भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन इनमें से केवल 12% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। हैरानी की बात तो यह भी है कि करीब 55% मरीज अपनी बीपी की दवा रेगुलर नहीं लेते हैं। इनमें से करीब 21% ऐसे लोग हैं जो अपनी दवा कुछ दिन लेने के बाद उसे बंद कर देते हैं। और इसी तरह डायबिटीज के देश में करीब 10 करोड़ मरीज हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 3 में से 1 व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे डायबिटीज है। ये लोग शुरुआती लक्षण को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। करीब 45 से 56% डायबिटीज मरीजों ने माना है कि वो अपनी दवा नियमित रूप से नहीं लेते। इसके अलावा 55% लोगों ने माना कि अपने खान पान में लापरवाही करते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर डायबिटीज मरीज अपने खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे कि चावल, रोटी, चीनी कम या बंद नहीं करते। अगर इस तरह की लापरवाही चलती रही बॉस, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल कैसे रहेगा? अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। पैरालिसिस यानी कि लकवा, हार्ट की दिक्कत, किडनी और आंखों की गंभीर समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। डायबिटीज जैसे कि एक साइलेंट किलर की तरह निकल कर आ रहा है शहरों में। खासतौर पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो डायबिटीज की संख्या तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ प्री डायबिटीज की संख्या उससे ज्यादा है। उनमें लोगों में कोई सिम्टम होते ही नहीं है बॉर्डर लाइन डायबिटीज में। इसके अलावा अगर इसका रूट कॉज की बात करें तो एक जैसे हम ओवरऑल मोटापे की बात करते हैं, इसके साथ साथ आपका जो बेली फैट है, पेट के सराउंडिंग जो फैट है वो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज जैसा दिल्ली जैसे शहरों में काफी ज्यादा बढ़ रही है, मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि आपकी जंक फूड खाने से होता है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में लोग अपनी बीमारी से लापरवाही बरतते हैं। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो अपनी दवाओं को लेकर लापरवाह हैं। कभी दवा लेना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर दवा लेना बंद कर देते हैं।
ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस ने ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसकी 2 डोज से पूरे साल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। यानी कि इस नई दवा के आने के बाद रोज रोज दवा लेने का झंझट आपको नहीं होगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर का यह नया इंजेक्शन किस तरह काम करता है जिससे साल भर बीपी कंट्रोल रहता है, पहले जरा आपको बता देते हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की एक दवा कंपनी ने जिले बेसिरन नाम की दवा तैयार की है। इस दवा का नाम है जिले बेसिरन। यह siRNA तकनीक यानी कि स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA से काम करती है। इसमें लिवर में बनने वाले एंजाइम्स टेंसिनोजेन प्रोटीन को कम करती है। इस प्रोटीन का शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा रोल होता है, बड़ा हाथ होता है। द लैंसेट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस नई दवा की 1 डोज करीब 6 महीने तक इस प्रोटीन को कंट्रोल में रखती है। रिसर्च के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल हो चुके हैं, अभी तीसरा ट्रायल बाकी है। पिछले 2 ट्रायल के दौरान इस दवा की डोज से मरीजों के ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई। अब तीसरे ट्रायल में ऐसे मरीजों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले से हाइपरटेंशन है, यानी कि जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी है। इस नई दवा को लेकर भारत के डॉक्टर क्या सोचते हैं, पहले एक बार आप सुन लेते हैं, सुनवाता हूं आपको और फिर बताऊंगा कि आखिर इस दवा की जरूरत क्यों पड़ी। बॉस, मैं तो ये कहूंगा कि जान है तो जहान है, इसीलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा 14,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात, 1 महीने का लॉकडाउन, पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान की कब्र उसी के देश में खुदनी शुरू हो गई है। एक तरफ महंगाई से जनता बेहाल है, उधर बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान में बुरा हाल हो गया। तो अफगानिस्तान ने भी मुनीर आर्मी को फोड़ कर रख दिया। अब तो पीओके में भी ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है जिसके बाद मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक सब हिला हुआ। पाकिस्तान से बसों में भर भर कर पाकिस्तानी आर्मी के जवान पीओके पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई। पीओके में मुनीर की सेना अलर्ट मोड पर है क्योंकि जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC 9 जून को पीओके में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। इसके साथ ही JAAC ने पीओके में 1 महीने के लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया। इसी प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना के 14,000 जवान पहुंच गए हैं। पीओके में पर्यटकों को भी 5 जून तक इलाका छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। पीओके के लोगों का गुस्सा और प्रदर्शन की तैयारी देखकर शहबाज शरीफ की हालत खराब है, हिले हुए हैं। अब तो शहबाज शरीफ को यह डर भी सता रहा है कि इस बार पीओके में ऐसी क्रांति होगी कि पीओके पर बचा कुचा कंट्रोल भी खत्म ना हो जाए। कैसे पूरा पीओके आजादी की मांग कर रहा है और पीओके की जनता क्यों भारत के गुणगान कर रही है, यह आज आपको बताने वाला। यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को शहबाज शरीफ ने कैसे बार बार धोखा दिया, वो कौन से वादे थे जिससे शहबाज शरीफ की सरकार मुकर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात से दुनिया सालों तक बेखबर रही। वहां क्या हो रहा है, पीओके की जनता कौन कौन सी मुसीबतें झेल रही है, इसकी खबर कभी पाकिस्तान ने बाहर आने नहीं। पाकिस्तान की सरकारों ने तो पीओके को सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा बनाकर रखा। सैकड़ों आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए और आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है बॉस। जिस तरह से भारत में जम्मू कश्मीर बदल रहा है, उसे देखकर अब पीओके की जनता भी अपने हक की बात करने लगी। पीओके में पिछले 3 सालों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक पीओके की जनता बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही थी, वही जनता अब आजादी की मांग करने लगी। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि पीओके में कोई विकास की बात करे, क्योंकि अगर विकास होगा तो लोग सवाल पूछेंगे, विरोध करेंगे, और यही वजह है कि वहां की जनता को पाकिस्तान की सरकारों ने बुनियादी सुविधाओं से एकदम काट कर रखा, तरसा दिया सब कुछ। लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी महंगाई, बिजली और आटे के लिए जनता सड़कों पर है। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं बॉस। आप देखिए कि किस तरीके से हाथ में झंडा और डंडा लेकर लोग निकल पड़े। ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार हिली हुई है, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की हो रही है। आप देखिए कि इस बार पीओके के नागरिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है जिसका नाम रखा है जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी। अब JAAC ने मुजफ्फराबाद में सबसे बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। JAAC 9 जून को पीओके में हड़ताल और चक्का जाम करेगी और इसके साथ ही अनिश्चितकाल के लिए पीओके बंद की घोषणा भी कर दी गई। साथ ही 1 महीने के कंप्लीट लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया। JAAC के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने लोगों से अपील की है कि वो राशन और जरूरी सामान पहले से जमा कर लें। बंद को सफल बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सुना आपने। गाड़ियों पर लाउड स्पीकर से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपील की जा रही है।
आप सुनिए और देखिए और सोचिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान की सरकार कितनी हिली हुई, क्योंकि पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हंगामा बरपा हुआ है, उससे पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि अब वो पीओके को बचा नहीं पाए। 9 जून के प्रदर्शन से पहले कई जगह सभाएं हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पीओके में प्रदर्शन की तैयारी देखकर शहबाज शरीफ इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि पीओके में जुलाई के आखिरी हफ्ते में आम चुनाव है। अभी तक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अपने मनपसंद उम्मीदवार थोपती रही है, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान सरकार को पीओके में तख्ता पलट का डर भी सकता है। अब 9 जून से पहले जेएसी ने सरकार के सामने भी यही डिमांड रखी। आप देखिए कि जेएसी ने 38 मांगों का चार्टर पाकिस्तान सरकार के सामने उसके टेबल पर दे मारा। चार्टर में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल है। मांग की गई है कि रिफ्यूजियों की 12 आरक्षित सीटें खत्म हो, विकास फंड और राजनीतिक दुरुपयोग खत्म किया जाए, मंत्रियों, जजों और उच्च नौकरशाहों की सुविधा खत्म हो, बिजली की कीमतें कम करे, गेहूं आटे पर स्थायी सब्सिडी दे, चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण हो और पीओके के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया जाए। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज फर्जी केस, आतंकवाद की धारा खत्म की जानी चाहिए। ये सभी मांगे रखी गई। इसके साथ ही जेएसी ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें सेना का डर नहीं दिखा है, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है। प्रदर्शन की यही चिंगारी 9 जून को आजादी की आग बन जाएगी, जिसके बारे में सोच सोचकर शहबाज शरीफ और मुनीर धुआं धुआं हुए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें और करना क्या चाहिए। ऐसे में मुनीर ने आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचने लग गए हैं। बसों में भर भर कर पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां पहुंचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुजफ्फराबाद के आईजी ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि पीओके सरकार ने पाक सरकार से सुरक्षा की मांग की। पीओके के आईजी ने पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा कर्मी मांगे थे। मुहर्रम के जुलूस के नाम पर सुरक्षा बलों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश जारी किए। अब पीओके में 14,000 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। 6,000 महिला सुरक्षा बल, 5,000 पाकिस्तानी रेंजर्स भेजे गए, 2,000 इस्लामाबाद पुलिस के जवान और 1,000 सिंधु पुलिस की तैनाती की। चौक चौराहे संवेदनशील जगहों पर 60% सुरक्षा बलों की तैनाती रहे, जबकि 40% सुरक्षा बलों को बाकी हिस्सों की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। 7 जून से 21 जून यानी कि 15 दिन के लिए यह भारी भरकम सुरक्षा की तैनाती की गई। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं बॉस कि जब मुहर्रम का जुलूस 1 दिन का है तो सुरक्षा बलों के 15 दिन के लिए काहे भेज दिए? 15 दिन क्या करना है इनका? सबको पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। पीओके में इस प्रोटेस्ट को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हेल्थ वर्कर ने भी प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर ली है। 9 जून के प्रदर्शन से पहले ही सैकड़ों हेल्थ वर्कर विधानसभा को घेरने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने पहले रोक दिया। आप देखिए कि हेल्थ वर्कर्स किस तरीके से पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए बॉस कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हालात हो रखे हैं। इसी हफ्ते शहबाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ गिलगिट पहुंचे हुए थे। वहां की सड़कों पर बुरा हाल देखकर तो उन्होंने अपनी सरकार को कोसना शुरू कर दिया।